हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये CSS3 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की वीडियो नंबर 20 है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिस्पॉन्सिव की। आजकल जैसा आप जानते हैं कि हर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब किसी भी डिवाइस में, किसी भी ब्राउज़र पे वेबसाइट फिट आ जाती है। वो टैबलेट भी हो सकती है, वो मोबाइल भी हो सकती है और वो 4K रेजोल्यूशन वाली मॉनिटर भी हो सकती है। तो साइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें कुछ रिस्पॉन्सिव कोडिंग की यूज़ करनी पड़ती है। रिस्पॉन्सिव के बारे में एक वीडियो में बताना काफ़ी मुश्किल है, तो इसे हम लोग प्रैक्टिकल करके ही समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको रिस्पॉन्सिव की बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं, और इस सीरीज़ के बाद मैं एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी बनाने वाला हूं, तो उसमें मैं रिस्पॉन्सिव की सारी फीचर्स यूज़ करूंगा। तो अभी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, और जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब आप लोगों को रिस्पॉन्सिव की अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और हम लोग देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव की बेसिक कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव समझने के लिए सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूं। मैं क्लास नेम दे देता हूं टेस्ट डिव, और मैं इस डिव को फिलहाल ब्लैंक छोड़ रहा हूं। अब मैं style.css में जाके इस डिव की एक बेसिक स्टाइलिंग कर लेता हूं। तो मैं इसकी विड्थ दे देता हूं 500 पिक्सल्स। मैं इसकी हाइट दे देता हूं 200 पिक्सल्स, और मैं इसे एक बैकग्राउंड दे देता हूं FC0। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए, ये अभी येलो बैकग्राउंड में आ गई। इसकी विड्थ 500 पिक्सल्स है और हाइट 200 पिक्सल्स है। मैं इसकी विड्थ को थोड़ी और इंक्रीज कर लेता हूं, मैं इसे 800 कर लेता हूं, और मैं ब्राउज़र को बड़ी कर लेता हूं। अब जब मैं ब्राउज़र को रीसाइज करूंगा, तो हम लोग मोबाइल कंपैटिबिलिटी देखने के लिए या फिर किसी दूसरी डिवाइस के साथ स्क्रीन को चेक करने के लिए फायरफॉक्स में हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एम। जैसे ही हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। और अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो गूगल क्रोम में भी एक ऐसी फंक्शनैलिटी है, तो मैं आपको वो फंक्शनैलिटी दिखाता हूँ। मैं index.html को गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ, तो ये गूगल क्रोम में ओपन हो गई। अभी गूगल क्रोम में अगर आपको रिस्पॉन्सिव स्क्रीन अगर देखनी है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करनी पड़ेगी और आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करनी पड़ेगी। ये आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया, इंस्पेक्ट पैनल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पे आप एक आइकॉन देख रहे हैं जहाँ पे टैबलेट और मोबाइल की आइकॉन आपको दिख रही है। आपको इस आइकॉन पे क्लिक करनी है। आप जैसे ही इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे वैसे वो सिमिलर स्क्रीन आपको गूगल क्रोम में भी दिखने को मिल जाएगी। मगर गूगल क्रोम में एक इश्यू है कि अगर आप इसे क्लोज करते हैं, अगर आप इस पैनल को क्लोज करते हैं तो रिस्पॉन्सिव व्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, ये नॉर्मल व्यू में आ गई। तो रिस्पॉन्सिव व्यू अगर आप गूगल क्रोम में देखना चाहते हैं तो आपको ऑलवेज इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन करके रखनी पड़ेगी। और यहाँ से आप रिस्पॉन्सिव डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अभी 704 पिक्सल्स वाइड और 727 पिक्सल्स हाइट हो रखी है। अगर आप चाहें आप इसे डिफरेंट मोबाइल डिवाइस के साथ या टैबलेट की डिवाइस से आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं iPhone 4 है, पिक्सल्स 3 है, और यहाँ पे iPhone SE XR 12 Pro, इस सारी डिवाइसेस यहाँ पे अवेलेबल है। यानी हर स्क्रीन की डिवाइस आपको इस लिस्ट में मिल जाएगी। सिमिलरली फायरफॉक्स में भी आपको डिफरेंट डिवाइसेस की ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगी जहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल गैलेक्सी 20 लिनक्स में रहने देता हूँ, यानी तो मैं और छोटी कर लेता हूँ। और इनफैक्ट आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। तो जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन छोटी बड़ी हो रही है। तो जब मैं
मैं इस साइज़ में रख लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये येलो स्क्रीन जिसको मैंने 800 पिक्सेल्स वाइड कर रखी थी और हमारी अभी स्क्रीन साइज़ है 494 पिक्सेल्स। मैं इसे 500 भी कर सकता हूँ, यानी मैं इसे मैन्युअली भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये स्क्रीन साइज़ 800 पिक्सल से कम है और उसलिए यहाँ पे नीचे एक स्क्रॉल आ गई है। आप ये देख सकते हैं नीचे एक स्क्रॉल डिस्प्ले हो रही है। अब अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो कि डिवाइस साइज के साथ डिव की या एलिमेंट की बिहेवियर भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिव फीचर्स की यूज़ कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव फीचर यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एक मेटा टैग यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो वो मेटा टैग है META मेटा। यहाँ मुझे एक नेम लेनी पड़ेगी, मेटा नेम, और मेटा नेम मुझे लेनी पड़ेगी व्यू पोर्ट। ये मेटा नेम हो गई। फिर हमें लेनी पड़ेगी कंटेंट। कंटेंट इक्वल्स टू डबल कोटेशन स्टार्ट और एंड। फिर हमें मेंशन करनी पड़ेगी विड्थ, और ये एक बेसिक विड्थ है जो हम लोग सेटअप कर रहे हैं। तो विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, डिवाइस विड्थ, और यहां देनी पड़ेगी एक कॉमा, और फिर यहां पे देनी पड़ेगी इनिशियल स्केल, इनिशियल हाइफन स्केल इज इक्वल टू 1.0। ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम लोगों ने कर ली है कि डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो डिवाइस की विड्थ के साथ चेंज हो, और इनिशियल स्केल यानी जूम लेवल ये 100% पे जूम रहे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.0 कर दी है। तो हमने अब vport मेटा टैग यहाँ पे सेट कर लिया है। अब मैं रिस्पॉन्सिव की कोडिंग करता हूँ। तो मैं जाता हूँ style.css पे, और मैं यहाँ पे एक मीडिया स्क्रीन की कोडिंग लिख रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले लिखनी पड़ेगी @ की सिंबल मीडिया ओनली स्क्रीन, एंड फिर हमें देनी पड़ेगी ब्रैकेट, और यहाँ पे मुझे एक मैक्स विड्थ लेनी पड़ेगी। मैक्स विड्थ ले लेता हूँ 850 पिक्सेल्स। अब मैं इसे कर्ली ब्रेसेस में रैप कर रहा हूँ। अब हम लोग इस विड्थ के लिए यानी 850 पिक्सेल्स की विड्थ के लिए जो कोडिंग करेंगे वो इस ब्लॉक में करेंगे। तो हम लोगों ने अब तक CSS के बारे में जो भी डिस्कशन की है उन्हीं सारे एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिव एक स्पेसिफिक विड्थ में आने के बाद, यानी ये एक स्पेसिफिक डिवाइस की विड्थ में आने के बाद डिफरेंटली बिहेव करे, तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेस्ट डिव ले लेता हूँ, या मैं इंटायर इस सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100%। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100%। और हाइट में मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं हाइट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और मैं बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ। मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे रेड कर देता हूँ F66। तो जब 850 पिक्सेल्स हिट करेगी तो इसकी विड्थ 100% हो जाएगी और इसकी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। तो मैंने इसे सेव कर ली। अब मैं जाता हूँ फायरफॉक्स पे। मैं पहले इसे नॉर्मल कंडीशन में रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे रिसाइज की, ये 500 पिक्सेल्स पे मैंने सेट की थी, तो इसकी विड्थ 100% हो गई। अभी नीचे कोई स्क्रॉल आपको नहीं दिख रही है, और इसकी कलर चेंज हो गई। मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखिए अभी ये फिर से येलो हो गई। अब मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 850 पिक्सेल्स आप देख रहे हैं। ये 850 पिक्सेल्स में अब तक येलो है, मगर हम लोग जैसे ही 849 पिक्सेल्स करेंगे तो इसकी विड्थ 100% हो जाएगी और इसकी कलर चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए,
इसकी विड्थ अभी 100% हो गई और इसकी कलर अभी रेड हो गई। तो ये अभी कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 350 पिक्सल्स में आने के बाद कुछ और डिफरेंटली बिहेव करे। तो मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ। मैं इस मीडिया क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं साइज ले लेता हूँ 350 पिक्सल्स और मैं विड्थ को 100% ही रहने देता हूँ। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ इसलिए कि हम लोगों ने 850 पिक्सल्स में ऑलरेडी विड्थ को 100% हम लोगों ने दे रखा है। तो मैं यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड को कर देता हूँ ब्लू और इस बार मैं इसकी हाइट को भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसकी हाइट को कर दे रहा हूँ 300 पिक्सल्स। मैं अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी मैंने 350 पिक्सल्स पे सेट कर रखी है। अब जब मैं 349 पिक्सल्स करूँगा तो ये ब्लू हो जाएगी और इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये इसकी हाइट अभी हम लोगों ने 300 पिक्सल सेट की थी तो इसकी हाइट अभी 300 पिक्सल्स हो गई और इसकी बैकग्राउंड ब्लू हो गई। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे ब्लैक भी दे सकते हैं, ये यहाँ पे ब्लैक हो जाएगी। तो अभी अगर आप इसे रिसाइज करें तो पहले ये येलो है, फिर हम लोगों की डिफाइंड विड्थ में पहुंचने के बाद इसकी बैकग्राउंड चेंज हो गई, इसकी बैकग्राउंड रेड हो गई और हम लोग जब इसे और छोटी करेंगे तो अब ये ब्लैक हो गई। तो इस तरह से हम लोग बेसिक स्टाइलिंग करते हैं, इस तरह से हम लोग बेसिक रिस्पॉन्सिव की कोडिंग करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स विड्थ मेंशन किया है। हम लोग यहाँ पे मिनिमम विड्थ भी मेंशन कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे मिनिमम विड्थ मेंशन करूँ तो देखिए क्या होगी, तब इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। इसकी मीनिंग का मतलब कि जब ये कम से कम 850 पिक्सल्स पे रहेगी। हम लोगों ने अभी मैक्सिमम विड्थ दे रखा था, यानी मैक्सिमम विड्थ का मतलब कि जब मैक्सिमम 850 पिक्सल्स या 849 पिक्सल्स तक ये रहे तो उसकी बिहेवियर ऐसी हो जाए, विड्थ 100% हो जाए और बैकग्राउंड रेड हो जाए। मगर जब हम लोग यहाँ पे मिन विड्थ मेंशन करेंगे तो मिन विड्थ का मतलब होता है कि जब कम से कम ये विड्थ हो तभी ये स्टाइल वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो मैं फ़िलहाल नीचे वाली मीडिया स्क्रीन को कमेंट कर रहा हूँ और अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अभी ये येलो में दिख रही है। मगर जब हम लोग 850 पिक्सल्स या उससे हायर रेजोल्यूशन पे जाएंगे तब ये 100% होके इसकी बैकग्राउंड रेड हो जाएगी। तो मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ और ये देखिए, ये 850 पिक्सल्स में आने के बाद इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई। इसकी स्टाइलिंग 100% हो गई और इसकी बैकग्राउंड रेड हो गई। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी एक मिनिमम विड्थ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिनिमम विड्थ कर दे रहा हूँ 350 पिक्सल्स, या फिर मैं मिनिमम विड्थ को थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। मैं मिनिमम विड्थ दे देता हूँ 500 पिक्सल्स और 500 पिक्सल्स में मैं इसकी एक दूसरी विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। विड्थ मैं यहाँ पे दे देता हूँ 400 पिक्सल्स। तो अब ये कम से कम 500 पिक्सल्स में जब पहुँचेगी तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, यानी ये CSS वहाँ अप्लाई हो जाएगी। और जब ये 850 पिक्सल्स में पहुँचेगी तब यहाँ ये वाली स्टाइलिंग वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये 500 पिक्सल्स में मैंने सेट कर रखी है। तो ये 500 पिक्सल्स तक ये ब्लैक रहेगी। तो मैं यहाँ पे देखिए, ये 500 पिक्सल्स जैसे ही हिट कर रही है वैसे इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जा रही है। ये अभी 400 पिक्सल्स वाइड हो गई और इसकी हाइट 300 पिक्सल्स हो गई और इसकी बैकग्राउंड ब्लैक हो गई। अब मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। अब अगर आप ऐसा चाहें कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर कोई स्टाइलिंग अप्लाइड हो, यानी अगर आप चाहते हैं कि 800 पिक्सल्स से 500 पिक्सल्स तक, यानी
मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल्स हो और मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल्स हो, उसके अंदर कोई स्टाइल एप्लीकेबल हो जाए। तो मैं यहाँ पे एंड लिख रहा हूँ। एंड लिख के मैं यहाँ पे एक मिनिमम विड्थ की भी पैरामीटर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिनिमम विड्थ, और मिनिमम मैं कर दे रहा हूँ 500 पिक्सल्स। मैं पेज को अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी 100% में डिस्प्ले हो रही है और इसकी बैकग्राउंड रेड है। अब मैं इसे 500 से नीचे लाता हूँ तो ये देखिए, ये जैसे ही 500 से नीचे आई वैसे इसकी कलर डिफ़ॉल्ट में आ गई। यानी हम लोगों ने टेस्ट डिप में जो कलर दिया था विदाउट रेस्पॉन्सिव में, ये उस स्टाइलिंग में आ गई। मैंने मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ मैंने दे रखी है 800 पिक्सल्स। तो जब मैं 800 पिक्सल्स में पहुंचूंगा तो उसके बाद फिर ये वाली स्टाइल एप्लीकेबल हो गई, यानी ये फिर से येलो हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या मेंशन किया? यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया कि अगर मैक्सिमम विड्थ 800 पिक्सल्स हो और मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल्स हो तो ये वाली स्टाइल वहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो अभी ये वाली स्टाइल यहाँ पे एप्लीकेबल है और जब मैं 800 पिक्सल्स को एक्सीड कर रहा हूँ तो इसकी स्टाइल चेंज हो जा रही है और जब मैं 500 पिक्सल से नीचे जा रहा हूँ तो फिर इसकी स्टाइल वापस डिफ़ॉल्ट में आ जा रही है। तो इस तरह से हम लोग मैक्स विड्थ और मिन विड्थ की कॉम्बिनेशन में कोडिंग कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिव की बेसिक कोडिंग थी। हम लोग रिस्पॉन्सिव इसी तरह से करते हैं और हम लोगों ने CSS के बारे में जो भी डिस्कशन की है इस सीरीज़ में, उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग यहीं पे यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी रिस्पॉन्सिव स्क्रीन में कोई बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तब। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं बहुत जल्द एक HTML की प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे मैं आपको लाइव HTML की वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। वहां मैं कोशिश करूंगा कि जो HTML के बारे में हम लोगों ने सीखी है, जो CSS के बारे में हम लोगों ने जो सीखी है, उस सारे एलिमेंट्स को मैं अप्लाई करूं और मैं वहां पे रिस्पॉन्सिव के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। मैं एक्चुअली उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना के दिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं प्रोजेक्ट अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। धन्यवाद।